all the people out there. I hope you all guys are doing really great. Welcome to my YouTube channel, which name is The Civilologist. As we see in front of us, there is a very beautiful numerical. So I got message from one of our subscriber that all the concepts that we have discussed yesterday, would you please give us numerical on that? So here is the numerical in front of you guys. आज हम इसी से शुरुआत करेंगे ताकि हमारे कल का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो भी रिवाइज हो सके और आपको पता चले कि कैसे हम ये सब चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब पसंद आएगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ क्वेश्चन ये। सो क्वेश्चन इज 250 ml water sample is drawn onto a empty dry container whose empty weight मीन्स क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि 250 मिलीग्राम का कोई वाटर सैंपल है, ठीक है, जिसको एम्प्टी कंटेनर जिसका वेट दिया गया है हमें, और उसको फिर हमने 4 आवर्स के लिए ओवन में रखा 104 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। उसके बाद बाहर निकालने के बाद उसका वेट दिया गया है हमें, और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टोटल सॉलिड कंसंट्रेशन कितना होगा 1 लीटर सैंपल के लिए, और किस चीज़ में, इन ppm। तो सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, वो ppm के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ppm का मतलब क्या होता है। देखिए बहुत सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ पता होती, मतलब ये चीज़ करते हैं कि 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1 ppm, ठीक है, इस चीज़ को मान के चलते हैं सभी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ गलत है, गलत भी नहीं है लेकिन सही भी नहीं है, क्योंकि ये पार्शियली करेक्ट है। पार्शियली करेक्ट कैसे है? अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिलीग्राम पर 1 लीटर, ठीक है। अब मिलीग्राम में इसको कन्वर्ट करेंगे हम, तो देखिए 1 लीटर, अब 1 लीटर पानी का वेट कितना होता है 1 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 इसको जब इसमें कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 1/10⁻⁶, तो ये हो गया 1 ppm। तो ये सिर्फ वाटर के लिए ही वैलिड है। बहुत सारे लिक्विड्स ऐसे हैं जिनका वेट जो है वो 1 लीटर का 1 kg नहीं होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ वैलिड नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, लेकिन ये चीज़ इस क्वेश्चन में तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि वाटर दिया गया है हमें, ठीक है, तो इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तो वाटर रिलेटेड ही पढ़ना है, बाकी कोई फ्लूइड तो इसमें आएगा नहीं। लेकिन फिर भी मैंने आपको ये चीज़ बताई कि जो भी इसमें इशू है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को करते हैं। देखिए सबसे पहले मान के चलिए ये कोई सैंपल था, हमें दिया गया था, जैसे क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। कितना वेट था इसका 84 ग्राम 332 मिलीग्राम, ठीक है, हो गया। इसको हमने 104 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल किया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पानी का जो पानी क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है। तो उसके बाद क्या बचेगा, एक तो एम्प्टी कंटेनर बचेगा, उसका वेट प्लस क्या बचेगा, सॉलिड्स बचेगा, वही क्वेश्चन में पूछा है हमसे। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या बचेगा, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर प्लस टोटल सॉलिड का वेट। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कितना है 84 ग्राम 332 मिलीग्राम प्लस टोटल सॉलिड, और निकालने के बाद कितना बचा है 84 ग्राम और 367 मिलीग्राम, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिए गया है हमें, राइट। तो यहाँ से हम टोटल सॉलिड निकाल सकते हैं। तो टोटल सॉलिड निकालने के बाद कितना आ रहा है हमारे पास 0.035 ग्राम, जिसको हम कह सकते हैं 35 मिलीग्राम। तो बहुत सारे बच्चे यही गलती करेंगे कि यही आंसर मान के चल पड़ेंगे। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है 1 लीटर सैंपल के लिए, ये कितने के लिए निकला, ये निकला 250 ml के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझिए कि क्वेश्चन में गलती कहाँ पे आती है। तो 250 के लिए निकलता है 35 मिलीग्राम, तो 1 लीटर के लिए कितना 35/250 गुणा 1000 कर दीजिए, तो हमारे पास 140 मिलीग्राम्स ऑफ टोटल सॉलिड कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, ना कि ये। तो ये कंफ्यूजन होती है, छोटी छोटी कंफ्यूजन से हम क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं, बाद में हमें इस चीज़ पे बहुत रेग्रेट होता है। तो रेग्रेट ना हो, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान से सॉल्व कीजिए, ठीक है।
तो चलिए अब इसको मैं रब कर देता हूँ, और उसके बाद जो हमारा नया टॉपिक है, जो हमने कल केमिस्ट्री का छोटा मोटा बेसिक्स पढ़ा था, वो सब आज यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है, उसके ऊपर भी हम क्वेश्चन लाएंगे। एक डेडिकेटेड वीडियो आपको न्यूमेरिकल्स के ऊपर मिलेगी। फिलहाल हम जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो केमिकल के जो हम पढ़ रहे थे, केमिकल पैरामीटर्स, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच। अभी का पीएच होता क्या है, ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अब क्या मतलब है पीएच का, कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब पीएच की जो हम बेसिक डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ी है, वो है कि पीएच क्या होता है, इट इज एब्रिविएशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयोन्स। ये चीज हमने पढ़ी है। ठीक है, और एक छोटा सा फॉर्मूला जो हम सभी को ही पता होता है स्कूल टाइम से, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। ठीक है, ये चीज हमें पता होती है, लेकिन इसमें भी एक चीज है, ये फॉर्मूला तभी इंप्लीमेंट होगा, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में हमें मिलीग्राम पर लीटर में दिया है, हम वही वैल्यू उठा के इसमें डाल देंगे। तो इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो H प्लस की जो वैल्यूज है, हाइड्रोजन आयंस का जो कंसंट्रेशन है, वो अगर मोल्स पर लीटर में होगा तभी ये चीज वैलिड है, तभी ये इक्वेशन वैलिड है। ऐसे ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। ठीक है, और एक इक्वेशन है जो हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी हमारे लिए, वो इक्वेशन जैसे जिससे हमारे पास न्यूमेरिकल बहुत बार बनता है, वो ये है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, इससे न्यूमेरिकल बनता ही बनता है, और बहुत बार आता है क्वेश्चन, छोटा सा न्यूमेरिकल के लिए इससे यहाँ से आ सकता है। अब POH क्या है, इसका भी एक फॉर्मूला है, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 OH नेगेटिव। देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैं फॉर्मूला लिख के कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको ये चीज़ सब समझ आ जाए कि ये चीज़ कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये फॉर्मूला कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, चलो मैं इसको कर देता हूँ। तो छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको यहीं पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास सिर्फ OH की जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻5 m मोल्स पर लीटर है, तो pH कितना होगा सैंपल का। बेसिक्स है, राइट, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ तो है नहीं कि आपको समझ नहीं आया होगा। तो देखिए, अब इसमें क्वेश्चन में भी गलती हो सकती है। गलती क्या होगी कि आप इसी से सोल्व करना शुरू कर दोगे। अब मैंने क्या लिखा है, m मोल्स, मैंने मोल्स नहीं लिखा है, m पीछे लिखा है, तो ये m का मतलब मैंने गलती से तो नहीं लिखा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इसका मतलब है कि ये है मिली मोल्स, इट इज नॉट अ मोल, इट इज मिली मोल्स। तो हमें इसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, तभी जाके हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि OH की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 10⁻⁵ मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻3 टोटल हो जाएगा 10⁻⁸। नाउ इट इज इन मोल्स। अब एक इक्वेशन, सॉरी, यहाँ से जो मैंने इक्वेशन आपको शुरू में बताई थी, क्या बताई थी, अभी आपको बताई थी मैंने कि POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 OH नेगेटिव। तो कितना, लॉग 10⁻⁸ 8.3। ठीक है, ये 5.3 था, सॉरी 5.3 है क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, तो 8.3 मान के चलिए, इसको जितना भी वैल्यू ले लीजिए, कुछ कोई भी एग्जाम्पल एक ही बात है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से एक और इक्वेशन जो मैंने लिखी थी वो क्या थी, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब हमें क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, pH, तो pH और OH का जो रिलेशन है वो ये है। तो अगर आपको POH पता है तो आप pH निकाल सकते हो, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8.3 सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो POH की वैल्यू हमें पता है, pH हमें निकालना है, तो pH जब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो कितना आएगा, बहुत सिंपल है, 5.7। तो ये इतना छोटा सा न्यूमेरिकल आपको पेपर में बन सकता है। मैंने फिर भी इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की है, मिली मोल्स का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की मैंने। एग्जाम में अगर आपको ऐसे आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे, नहीं तो आपका आंसर कुछ और आता अगर आप 5.3 करते तो, राइट।
सो दिस वाज पीएच के बारे में मुझे उम्मीद है कि आपको कवर हुआ होगा। और एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे हम क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे बात करेंगे, क्योंकि क्वालिटी पे बात ऐसा है कि जितना भी न्यूमेरिकल है, जितना भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जिसमें कन्फ्यूज़न आती ही आती है, बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे अभी जितना भी हमने कन्फ्यूज़न से रिलेटेड जो भी था सब कुछ हमने डिस्कस किया, ठीक है। बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है इन सभी टॉपिक्स में, तो मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। और अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे एल्कलिनिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, हार्डनेस के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक ऐसे हैं, यहाँ से एक न्यूमेरिकल या थ्योरी का कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ पक्का यहाँ से बनता ही बनता है। और उसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है, होता बिल्कुल बेसिक है, लेकिन हम कन्फ्यूजन के चक्कर में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो वो गलती ना हो, वो कन्फ्यूज़न ना हो, उसी की चीज़, वही टॉपिक्स पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा पहले। उसके बाद हम जो टॉपिक्स बचते हैं उसको एक डेडिकेटेड वीडियो के थ्रू कवर करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो जिस पे टाइम लग रहा है उसको पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। तो सब उसके बाद पीएच के बाद जो हमारा अलग टॉपिक बनता है इम्पोर्टेंट, वो है एल्कलिनिटी, ठीक है। इसको समझना, क्योंकि ये टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी हमने कल छोटी मोटी केमिस्ट्री पढ़ी वो यहाँ पे काम आने वाली है। तो एल्कलिनिटी, एल्कलाइन क्या होता है? एल्कलिनिटी जो है वो बेसिकली एसिडिटी का ऑपोजिट है, ठीक है। अब एसिडिटी क्या होता है? एसिडिटी क्या होता है? ये मेजर करता है, इट मेजर्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, ठीक है। एसिडिटी क्या करता है? मेजर बाय कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस की कंसंट्रेशन से एसिडिटी को मेजर करते हैं। और ये इसका क्या है? ऑपोजिट, एल्कलिनिटी। तो एल्कलिनिटी की डेफिनेशन क्या हुई? एल्कलिनिटी, इट इज एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज कंसंट्रेशन ऑफ, या न्यूट्रलाइज H+ आयंस लिख दीजिए, ठीक है। ये मतलब अब देखिए H+ जो आयंस हैं वो क्या है? पॉजिटिव। कल मैंने बताया था जो पॉजिटिव आयन होते हैं उनको कैटायंस कहते हैं, ठीक है। अब इनको हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हमें क्या चाहिए? कैटायंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? अनायंस, ठीक है। दिखती बात है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमारे पास अनायंस है वो कौन कौन से हैं? तो हम जो है एल्कलिनिटी को एक्सप्रेस करते हैं वो किसकी फॉर्म में करते हैं? एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सिल, ठीक है। हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, इसकी फॉर्म में एल्कलिनिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब क्यों करते हैं, कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। एल्कलिनिटी को हमने आगे दो सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है हमारी सोडियम एल्कलिनिटी, एक है नॉन सोडियम एल्कलिनिटी, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है। तो सोडियम एल्कलिनिटी और नॉन सोडियम एल्कलिनिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। मैंने कहा कि एक्सप्रेस इन दीज टर्म्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर ये इसकी वैल्यू दी गई है 10 हाइड्रोक्सिल की, कार्बोनेट की भी 10 और 10 आप टोटल करके 30 mg/L कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हाइड्रोक्सिल अलग चीज़ है, कार्बोनेट अलग चीज़ है, बाइकार्बोनेट अलग चीज़ है, तो आप इनको ऐसे प्लस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो इसकी बेसिकली जो यूनिट्स है हमारी एल्कलिनिटी की, वो है mg/L एज CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं? अब इनको हम ऐसे तो प्लस नहीं कर सकते, इनको ऐड नहीं कर सकते हम, तो हमें थर्ड पार्टी का यूज करना पड़ेगा। मीन्स हम इन तीनों को CaCO3 में कन्वर्ट कर देंगे, फिर हम इसको आराम से ऐड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट ही क्यों, कोई और कंपाउंड भी ले सकते थे, क्यों नहीं लिया? तो इसलिए क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी है। ईजी कैसे है? इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 100 है और जो इक्विवेलेंट वेट है वो 50 है, तो आप आराम से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी जो मैंने आपको बताना चाहता था। तो अब आते हैं हम इसके ऊपर, सोडियम एल्कलिनिटी और नॉन सोडियम एल्कलिनिटी क्या होती है, ठीक है।
इसको डिस्क्राइब करते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब बात आती है सोडियम की। अब सोडियम क्या है, एक पॉजिटिव आयन है, ठीक है। अब ये जब पानी में होगा, ठीक है, पानी में और भी बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स हैं। अब ये स्टेबल कोई आयन तो है नहीं, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ये चाहेगा कि मैं कोई और कंपाउंड से जुड़ूं। अब पानी में जो मेजरली है, देखिए जैसे जो पाए जाते हैं वो Na+ हो गया, Ca2+, Mg2+, ये चीज़ें हो गई, ठीक है, ये पानी में पाई जाती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये चीज़ें पाई जाती हैं, मेजरली वाटर में होती हैं, ठीक है। तो जो सोडियम, देखिए अगर सोडियम हमारा कंपाउंड है वो रिएक्ट कर रहा है, तो जो एल्कलिनिटी बनेगी वो सोडियम एल्कलिनिटी कहलाई जाएगी। और जो बिना सोडियम के बन रही है, मीन्स Na+ की वजह से सोडियम एल्कलिनिटी, और जो बिना सोडियम की वजह से बन रही है वो हमारी नॉन सोडियम एल्कलिनिटी कहलाई जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझ आ गया होगा आपको। और एक और चीज़ आती है, जो सोडियम की वजह से जो हार्डनेस आती है उसको स्यूडो हार्डनेस कहते हैं। स्यूडो होता है झूठ, मीन्स झूठी की हार्डनेस, मीन्स वो टेम्परेरीली कह सकते हो आप, टेम्परेरी हार्डनेस होती है, परमानेंटली नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा हार्ड अल्कलिनिटी के बारे में जो कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना था वो मैं समझा चुका हूँ। अब थोड़ा सा हम हार्डनेस के बारे में पढ़ लेते हैं, हार्डनेस क्या होती है उसके बारे में छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उसको मैं कर रहा हूँ, उसके बाद अब हार्डनेस के बारे में समझ लेते हैं, हार्डनेस क्या होती है। चलिए हार्डनेस के ऊपर आते हैं, हार्डनेस क्या है क्या नहीं है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हार्डनेस। अब हार्डनेस क्या हुआ क्या नहीं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हार्डनेस देखिए इट इज, अब मैं इसको समझाऊं आपको, डेफिनेशन के थ्रू समझाऊं या ऐसे समझाता हूँ, इसको हम कहते हैं कि इट इज मेजर्ड एज, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपके नोट्स भी बन जाएंगे। मेजर्ड एज कंबाइंड कंसंट्रेशन ऑफ मल्टीवेलेंट केटाइंस, ठीक है। अब मल्टीवेलेंट केटाइंस क्या हुआ, देखिए हार्डनेस मैं आपको बताऊं। अब देखिए हार्डनेस हुआ कि हार्ड वाटर क्या चीज है, हार्ड वाटर हुआ कि इट इज हार्ड टू मी टू रिमूव द डस्ट फ्रॉम क्लोथ्स बाय यूजिंग द हार्ड वाटर, बाय यूजिंग दिस वाटर। अगर देखिए पानी हार्ड हुआ, हार्डनेस हुई पानी में के अंदर, तो मैं मीन्स मेरा जो डिटर्जेंट का जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाएगा, मुझे बहुत सारा डिटर्जेंट यूज करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो मैं डस्ट नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, वो चीज़ हम देखते हैं। और सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मल्टीवेलेंट केटाइंस का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ, जैसे मैंने कल आपको बताया था वैलेंसी, कल समझाया गया था आपको वैलेंसी के बारे में, तो जिसकी भी वैलेंसी ग्रेटर देन 1 होती है उसको मल्टीवेलेंट केटाइंस कहते हैं, ठीक है। तो उसके एग्जांपल है जैसे Ca2+, Mg2+, ठीक है। अब पानी में मेनली ये पाए जाते हैं, तो बहुत सारे बुक्स में सिर्फ ये 2 ही बताए जाते हैं, बाकी कुछ में हमें नहीं दिखने को मिलता है। तो ये तो है ही, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेजरली हम इनको ही मेजर हैं, इनको ही मान के चलते हैं कि इनकी वजह से हार्डनेस आती है, ठीक है। जैसे टेम्परेरी कहते हैं हम, टेम्परेरी या कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अलावा भी होते हैं, जैसे Fe2+ हो गया, ठीक है, Al3+, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर, उनको हम नहीं देखते हैं, ठीक है। मेजरली ये 2 ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि वैलेंसी जिनकी एक से ज़्यादा होती है उनको मल्टीवेलेंट केटाइंस कहते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, हार्डनेस को भी हमने आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है हमारा कार्बोनेट हार्डनेस और एक है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। तो अब ये क्या चीज़ है, इस चीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके आपको बता देता हूँ कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है वो होता है कि हार्डनेस कॉजिंग जो केटाइंस में जब एनोइंस जुड़ेगा उसमें अगर कार्बन दिख जाए तो वो कार्बोनेट हार्डनेस है, ठीक है। और जो विदाउट कार्बन बन रही है हार्डनेस उसको हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कहेंगे।
तो जो कार्बोनेट की वजह से होती है वो हो गया हमारा, जैसे एग्जांपल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की वजह से, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है टेम्परेरी हार्डनेस, मीन्स मैं इसको सिर्फ और सिर्फ बॉईल करके, पानी को उबाल के या लाइम डाल के आराम से रिमूव कर सकता हूँ, इसलिए मैं इसको कार्बोनेट हार्डनेस कहता हूँ। नॉन कार्बोनेट की बात करते हैं, इसको मैंने कहा कि विदाउट कार्बन जो बनती है, तो विदाउट कार्बन कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं, एक हो गया जैसे सल्फेट हो गया, ठीक है, या क्लोराइड हो गया, या नाइट्राइट हो गया, ठीक है, ये कंपाउंड बन सकते हैं। तो इसको हम परमानेंट कहते हैं। परमानेंट मीन्स कि परमानेंट रहेगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है इसको, ऐसा नहीं है कि इसको रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हार्ड होता है इसको निकालना, बहुत बड़ा टास्क है। तो इसके दो वेज हैं, एक है लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है, लाइम सोडा, और दूसरा है आयन एक्सचेंज, एक और नाम है इसका, इसी का ही नाम है जियोलाइट प्रोसेस, ठीक है, ये दो। अब इसमें जो है वो 100% रिमूव नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है, और इसमें 100% होता है रिमूव हार्डनेस, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है थ्योरेटिकल कि हार्डनेस 100% रिमूव कौन से प्रोसेस के वजह, कौन से मेथड से होती है, तो आयन एक्सचेंज मेथड से होती है। तो ये छोटा सा हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा हार्डनेस के बारे में। हमने इसको अच्छे से समझा, एल्कलिनिटी को अच्छे से समझा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे हम, ठीक है, न्यूमेरिकल में कल आपको इसके ऊपर करवाऊंगा, अच्छे से न्यूमेरिकल्स को हम समझेंगे, फिर आपको ये सब समझ आएगा कि कैसे एल्कलिनिटी, हार्डनेस, ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ा उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। फिलहाल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझाया क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है, हार्डनेस, अल्कलिनिटी, पीएच, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। तो अब जो टॉपिक बचे हैं उसके ऊपर आते हैं। तो अगला टॉपिक है, उसका नाम है नाइट्रोजन कंटेंट। ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाता हूँ। अब नाइट्रोजन कंटेंट, अब पानी में नाइट्रोजन कहाँ से आएगी, कहाँ से आ सकती है। अब देखिए, जैसे हम पानी को लिफ्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे, पानी को लिफ्ट जैसे हम किसी नदी से या कोई भी नेचुरल वाटर सोर्स से करेंगे, उसके आसपास हमारी खेती तो होती है, तो खेती में हम फर्टिलाइजर का यूज़ करते ही हैं। तो फर्टिलाइजर में क्या होता है, नाइट्रोजन, तो वो जब पानी में मिलेगा, ठीक है, रन ऑफ का पानी जाएगा तो उसमें नाइट्रोजन मिलके उस सोर्स में जाएगा, तो वहाँ से नाइट्रोजन कंटेंट हमारा बन के आएगा, ठीक है। तो बेसिकली कहाँ से, फर्टिलाइजर से आता है नाइट्रोजन। तो ये कहाँ, नाइट्रोजन जो है वो हमें 4 फॉर्म्स के अंदर मिलता है, ठीक है, 4 फॉर्म्स हैं इसके, कौन कौन से हैं, एक है फ्री अमोनिया, one is free ammonia, what is second is albinoid, ये इसका दूसरा नाम है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, थर्ड वन इज नाइट्राइट, रिमेंबर द नेम नाइट्राइट, एंड फोर्थ इज नाइट्रेट। 4 नाम हैं इसके, ठीक है, और ये अलग अलग चीजें, एक साइकिल है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए साइकिल है, सबसे बेसिक जो है, जैसे हमारा NH3, जैसे आप फ्री अमोनिया, उसके बाद नाइट्राइट, फिर हमारा नाइट्रेट बनेगा, ठीक है, उसको फिर प्लांट खा लेंगे, प्लांट को एनिमल खा लेगा, और उसके बाद फिर से अमोनिया बन जाएगा। एक तरह की साइकिल है। इसको हम फिर से पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, जब वेस्ट वाटर के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे, तब ये सब कुछ फिर से हमें वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक बेसिक सा बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट जो भी है। अब फ्री अमोनिया क्या चीज़ है, क्या बताता है हमें, फ्री अमोनिया हमें बताता है रिसेंट पॉल्यूशन, कि अभी अभी पॉल्यूशन होना शुरू हुआ है, अगर फ्री अमोनिया मिलता है तो रिसेंट पॉल्यूशन इससे पता चलता है, ठीक है, रिसेंट पॉल्यूशन। और दूसरा ये हमें बताता है कि डिसइंफेक्शन के जस्ट बिफोर, ठीक है, डिसइंफेक्शन शुरू होने ही वाली है, वो बताता है ये। इसको, इसके बाद आता है नाइट्रेट।
ठीक है। नाइट्राइट जो है वो सबसे डेंजरस है, मोस्ट डेंजरस, ठीक है। और इसका जो परमिसिबल लिमिट है वो 0 है, ठीक है। मींस इसके अंदर जो डिसइंफेक्शन की प्रोसेस है वो चल रही है, तोड़फोड़ हो रही है, इसलिए सबसे डेंजरस है नाइट्राइट। और जब खत्म हो जाता है तब नाइट्रेट आता है, मींस ओल्ड पॉल्यूशन, ये इंडिकेट करता है ओल्ड पॉल्यूशन, ठीक है। और ये सभी चारों के चारों इसका प्रोसेस है जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब इसकी परमिसिबल लिमिट भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, कैसे कैसे बनता है। अब फ्री अमोनिया, इसका जो परमिसिबल लिमिट है वो 0.15 है, इसकी है 0.30। मैंने कहा मोस्ट डेंजरस है नाइट्राइट, तो इसकी है 0, और नाइट्रेट की है 45, नॉट 0.45, इट्स 45, ठीक है। तो अब मैं नाइट्रेट के बारे में बताता हूँ आपको कि नाइट्रेट क्या होता है। देखिए जो नाइट्रेट है उसका अगर जो वैल्यू है वो 45 से ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से एक बीमारी है जो बच्चों में होती है, ब्लू बेबी डिजीज, वो होने के चांसेस रहते हैं। इसका दूसरा नाम है मिथीमोग्लोबिनेमिया, ठीक है, ठीक है, ये दूसरा नाम है इसका। ये बच्चों में पाई जाती है। बच्चों में देखिए, अब हमने कहा कि ये तो ओल्ड पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, इसकी वजह से तो कोई बीमारी नहीं हो सकती। तो देखिए जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों का जो इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर एक एसिड पाया जाता है। वो एसिड क्या करता है, जब उसके अंदर नाइट्रेट से जो रिएक्ट करता है वो नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है, उसकी वजह से ये ब्लू बेबी डिजीज होती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या होता है, इसकी वैल्यूज क्या क्या है, और ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने आपको समझाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन कंटेंट खत्म होता है। इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक और छोटा सा टॉपिक बचता है, वो हम कवर करते हैं, वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड के बारे में पढ़ते हैं, फ्लोराइड क्या है, कैसे है। देखिए फ्लोराइड में कंफ्यूजन है, फ्लोराइड में कंफ्यूजन है इसकी परमिसिबल लिमिट को लेकर, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। इसकी दो परमिसिबल लिमिट्स हैं, दो परमिसिबल लिमिट्स हैं इसकी। कौन कौन सी? एक है इसकी लोअर, एक है अपर लिमिट, मींस इससे कम नहीं इससे ज्यादा नहीं। अब किससे कम नहीं, इसकी जो लोएस्ट वैल्यू है वो है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर और ज्यादा 1 मिलीग्राम पर लीटर। देखिए जो फ्लोराइड है वो जो हमारे दांत होते हैं, दांत के ऊपर इनेमल होता है, उसकी फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इतना हमें देना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसकी रेंज है 1 तक, ठीक है। अगर 1 से ज़्यादा दे देंगे तो दांत में कैविटी होना शुरू हो जाएगा। एक और लिमिट है इसकी, अगर 1.5 से भी ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, तो दांत में एक बीमारी है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस का मतलब हुआ कि हमारे जो दांत हैं वो ब्रिटल होना शुरू हो जाएंगे। ब्रिटल समझते हो ना, एकदम रुकना शुरू हो जाएंगे। और अगर इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ा के 5 मिलीग्राम पर लीटर तक चली जाती है तो फिर बोन फ्लोरोसिस होना शुरू हो जाएगा, मीन्स बोन्स का टूटना शुरू हो जाएगा, बोन्स ब्रिटल बन जाएंगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था फ्लोराइड का। सारा जितने भी परमिसिबल लिमिट्स थी ये सारे आप अपने नोट्स बना लीजिए। आपको जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ये सब चीज़ें आपको समझ आएंगी, अच्छे से क्वेश्चन लगाएंगे हम, तो ये सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा उससे अच्छे से। जो भी इसका टॉपिक बचता है वो कल की वीडियो में ख़त्म करके हम न्यूमेरिकल करेंगे कल के कल, ठीक है। तो आई होप यू ऑल गाइस लाइक दिस वीडियो एंड मुझे वो यही उम्मीद है कि आप सभी को कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, ठीक है। तो कोई भी कन्फ्यूज़न है आप बता सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सो मिलते हैं कल नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।